नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये सारे के सारे प्रश्न हमारे यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी एंगल क्यूपीआर का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, एंगल क्यूपीआर का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइनें होती हैं, उसके बीच में अगर एक तिरछी लाइन खींच देते हैं तो इनके बीच जो ये इंटरनल एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपको यही चीज यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए कि लाइन हमारी ये वाली हो गई और एक हमारी ये वाली हो गई। यहाँ पर ये देखो, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल बनाएगा, यानी इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, यानी दो एक्स वाई दो वाई होंगे। जब दो एक्स वाई दो वाई होंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर से दो कॉमन ले लेंगे तो आप कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब देखो, अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि x और y का जो टोटल होगा, योग होगा, सम होगा, वो 90 डिग्री होगा। यानी हम ये भी तो कह सकते हैं, यानी ये x है और ये y है, इधर वाला x है, इधर वाला y है, इनका जब योग 90 है तो तीसरा वाला कोण कितना होगा, 90 होगा। क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योगफल 90 है तो तीसरा वाला 100% 90 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मान लें कि डी एक समबाहु त्रिकोण त्रिभुज एबीसी के आंतरिक भाग में एक बिंदु है। बिंदु डी से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों का माप क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको इसमें बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज बना लेना है। समबाहु त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ कहीं मान लीजिए डी बिंदु है, अंदर है, कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर जो भुजाएं है ना, इन पे बोला गया लंब डाला गया है, इस पे भी लंब डाला गया और इस पे भी लंब डाला गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज जो बना हुआ है ना, इसकी हमें भुजा पता होना चाहिए। अगर हमें लंब की लंबाई दिया हो, ठीक है ना, जब इस बिंदु से जो अंदर बिंदु है, इस बिंदु से अगर भुजाओं पे लंब डाला गया है, अगर हमें लंब की लंबाई पता हो, लंबों की लंबाई पता हो, तो त्रिभुज की भुजा कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का फार्मूला होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P2 अब प्लस P3 होता है। ये P1 P2 P3 क्या है, लंब की लंबाइयां हैं, जो लंब डाले जाते हैं, 3 लंब होंगे। यहाँ पर लंबाई भी दिया हुआ है 3, 4 और 5। आप कहेंगे 5 4 9 3 12 होता है, यानी 12 गुणे 2 करेंगे यानी 24/√3 आ जाएगा। 24/√3 आ गया। ये तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर भुजा तो भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा और साथ में √3/4 भी लिखना पड़ेगा। ये तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब कहेंगे ये √3 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 24 दूनी 48 √3 आएगा। 48 √3 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से दोस्तों कई सवाल कई परीक्षाओं में इस टाइप के पूछे भी गए हैं, तो आपको ऐसे ही लगाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, दो समकोण त्रिकोण हैं। पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिकोण के परिमाप दिया हुआ है। दूसरे त्रिकोण की समरूप भुजाएं। अब देखो, दूसरे त्रिकोण का परिमाप तो दे दिया है, पहले का परिमाप अगर निकालते हैं तो 2 और 3 और 4, 4 3 7 2 9, यानी पहले वाले का अगर हम परिमाप निकालते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। दूसरे वाले का परिमाप निकालते हैं, जो दूसरा त्रिकोण है, इसका परिमाप 81 है। अब समरूप की बात हो रही है, समरूप में परिमाप पहले बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा करते हैं, इसका परिमाप अगर 9 है तो इसका परिमाप कितना है, 81 है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 हो जाएगा। परिमाप में मल्टीप्लाई होगा तो भुजाओं में भी उसी अनुसार होगा। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36। कहाँ पे लिखा हुआ है, 18 27 36। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है, समान त्रिकोणों एबीसी और डीएफ के क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। अगर त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 36 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज डीएफ की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। अब देखो, इस टाइप के सवाल कई परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, त्रिभुज एबीसी और डीएफ के क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए, पहले तो हम लोगों ने एक क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल यानी पहले वाले का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले का क्षेत्रफल। A1/A2 बराबर भुजा यानी S1/S2,
यानी क्षेत्रफल हमेशा भुजा का स्क्वायर होता है। पहले वाले का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 है, बड़े वाले का मान लेते हैं A1 है, छोटे वाले को मान लेते हैं 81 है। अगर हम भुजा की बात करते हैं तो पहले सबसे बड़ी भुजा यानी ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर इसका 36 आ जाएगा, और दूसरे वाले को मान लेते हैं S2। यही हमें ज्ञात करना है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब 144 का वर्गमूल लेंगे तो आप कहेंगे 12 आएगा, इसका निकालेंगे तो 9 आएगा, और ये आएगा आपका 36/S2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 12 कम 12, 12 त्रिका 36, 3 ना 27, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 27 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। जब भी इस तरीके के सवाल हो, ठीक है ना, दो त्रिभुज दिए हों, ठीक है ना, दो मतलब दो क्षेत्रफल दिया होगा, पहले और दूसरे का त्रिभुज का, फिर बड़ी भुजा, इस तरीके से देता है। कई बार क्या होता है यहाँ छोटी भुजा लिख देता है, तो आपको फिर छोटी वाली भुजा यानी यहाँ भी लिखना पड़ता है ना। ये भी याद रखिएगा, अगर इसको पहला बड़ा लिख रहे हो तो फिर छोटा, तो ऐसे इसी रेशियो में लिखा जाता है, बड़ा छोटा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, दो समकोण त्रिकोण है, पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 सेंटीमीटर। वही सवाल है, रिपीटेड सवाल है, अब इसके पहले करवाया था, 18, 27, 36 आया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करिए जिसमें O वृत्त का केंद्र है। अब देखो यहाँ पर बोल दिया है ना, ये वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर किसी त्रिभुज मतलब वृत्त में अगर मान लेते हैं यहाँ एक जीवा है, ठीक है ना, जीवा है, यहाँ पर केंद्र पे कोण बनेगा। इसी जीवा पे अगर हम परिधि में कोण बनाते हैं तो ये जो कोण अगर x है तो केंद्र पर कोण दुगना होता है। अब जीवा नहीं होगा तो इस तरीके से भी हो सकता है। मान लो एक कार्ड ले लेते हैं, ये क्या है, ये चाप मान लेते हैं, कार्ड है, इससे अगर सेंटर पे एंगल बनाते हैं और इस पे भी बनाते हैं परिधि पे, तो भी यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये x है तो ये 2x होता है। चाहे वो जीवा की बात करें, कॉर्ड की बात करें, कॉर्ड को ही जीवा कहते हैं, और चाप यानी आर्क, आर्क एक ही आर्क से बने हो, परिधि पर, परिधि यानी यहाँ पर परिधि पर सरकमफ्रेंस पे एंगल बना हो और सेंटर, तो हमेशा याद रखिएगा सेंटर का एंगल हमेशा परिधि के एंगल का दुगुना होता है। अब यहाँ पर देखिए इनका अगर योगफल निकालोगे तो 50 आएगा, इसका योगफल डबल होगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था, होती है प्रमेय, होती है थ्योरम होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, थ्योरम बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ए बी एक वृत्त का व्यास है और सी एक बिंदु है, वह ए सी और बी सी वृत्त की दो जीवाएं हैं। और लिखा हुआ यदि ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान क्या होगा। देखिए सिंपल सवाल है। सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है इस तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पर दो जीवाओं की बात हो रही है, मान लेते ए सी एक जीवा ये हो गई, ये मान लेते एक ए सी हो गई, एक बी सी हो गई। दो जीवाएं हैं, ए सी हमारा कितना होगा, 7 होगा, बी सी हमारा कितना होगा, बी सी का मान तो पूछा ही गया है, चलो इसका मान पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक हमारा अर्धवृत्त बन जाता है। अर्धवृत्त का थ्योरम क्या होती है, अर्धवृत्त पे अगर मान लेते हैं ये अर्धवृत्त है, ठीक है ना, और अर्धवृत्त पर हमेशा कोण जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, थ्योरम होता है। हमको पता चल गया 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो वृत्त की त्रिज्या 12.5, यानी वृत्त की त्रिज्या आधी होगी 12.5, तो पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी आप कहेंगे 25 हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर आधी भाग आधा भाग 12.5 है तो त्रिज्या का दुगुना ही तो वृत्त का व्यास होता है, तो इसी का डबल क्या होगा, यानी पूरा वृत्त का व्यास हो गया। ये दोस्तों को पता है 25 है, इसमें से हमको 7 ये पता है, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, ट्रिपलेट होती है, ये 7 है 25 है तो 100% 24 ही होगा। 7, 24 और 25 की क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो सीधे आप बता देंगे इसका 24 होगा। अगर मान लो ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये वाला कर्ण हो जाएगा, यानी 25 के स्क्वायर करिएगा 625, और फिर 49 घटा के फिर जितना आए वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए किसी वृत्त की स्पर्शज्या PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से P तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास कितना होगा। अब देखो सबसे पहले आप एक वृत्त ऐसे बना लीजिए, है ना। यहाँ पर मान लीजिए इसका केंद्र होगा O मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ वृत्त के केंद्र से P तक की लंबाई, यानी यहाँ पर P मान लेते हैं, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्शज्या यानी ये वाली होगी और ये PQ है,
अब यहाँ पर दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अगर वृत्त के केंद्र से अगर इस पे स्पर्श लाइन खींची, यहाँ पर लंब डालते हैं तो हमेशा ये 90 डिग्री पे जाता है। हमेशा किस पे जाता है? 90 डिग्री पे जाता है। तो और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, इसकी लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए कि ये हमको पता है 24 है, ये 25 है। इस भुजा को अगर पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, अभी बताया था ट्रिपलेट होती है, यानी वृत्त की त्रिज्या 7 आ गई। वृत्त का व्यास पूछा गया है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, यानी ये भी 7 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी पूछा गया है, कितनी होगी? अब देखिए, इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है? एक वृत्त की त्रिज्या इन्होंने पहले ही बता रखा है, मान लेते हैं वृत्त है, एक वृत्त का सेंटर मान लेते हैं O है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई मान लेते हैं जीवा ये है और इस जीवा की लंबाई कितनी है? 14 है। इतना आपने कर लिया। अब यहाँ से देखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पे जब भी डाला जाता है तो ये 90 डिग्री पे होता है और ये 2 भागों में बंट जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, 2 भागों में बंट जाता है, यानी आप कह सकते हैं इसकी लंबाई 7 आएगी। इसकी लंबाई कितनी आएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? ये 9 दी गई है। वृत्त की त्रिज्या 9 दी गई है, तो पूछा गया केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। अब केंद्र से जीवा की दूरी आपको बताना है, तो इस तरीके से सबसे पहले देखो, ये हमको पता है 7 है, ये हमको पता है 9 है। यही डिस्टेंस तो पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वृत्त की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या आपकी ये वाली होगी, सॉरी यहाँ पर इसका नहीं होगा, त्रिज्या ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी। देखो यहाँ पर जब भी वृत्त मिलाएंगे ना, तो त्रिज्या ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये सब त्रिज्याएं। ये तो हमने जीवा डाला था, जीवा पे लंबाई ये नहीं होगी ना, तो ये 9 है और ये 7 है, यानी हमें कुल मिला के एक बार फिर से बताते रहे, देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इस तरीके से वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इसका केंद्र रहा होगा, यहाँ पे हमने मान लिया जीवा है, ठीक है ना। ये हमेशा 2 भागों में बराबर बराबर बांट देता है, तो यहाँ पर जीवा की लंबाई 14 है, तो ये 7 हो जाएगी, ये भी 7, ये भी 7। अब यहाँ पर देखो, वृत्त की त्रिज्या दी है ना, त्रिज्या आपकी ये वाली होगी, यानी 9 दिया है, ये 90 डिग्री पे होता है, आपको ये वाली निकालना है, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, मान लेते हैं ए बी है, ठीक है ना। ये सी, आपको ओ सी निकालना है। ओ सी निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 9 का स्क्वायर 81 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 81 में से 49 घटाएंगे तो आपका ओ सी कितना आ जाएगा? ओ सी आपका आ जाएगा √32। √32 को थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो √32 कितना होता है? 5.66 के लगभग आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √32 की वैल्यू लगभग किसके आसपास आएगी? 5.66 के आसपास आएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा हुआ है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और एबीसी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, कोण एबीओ का मान क्या होगा? अब देखो, अभी इसके पहले हमने थ्योरम बताया था कि यहाँ पर जो सेंटर पे कोण बन रहा है ना, ये मान लीजिए एक ही आर्क पे बन रहा है, परिधि पे भी बन रहा है एंगल ये, और इसी आर्क से इसमें भी बन रहा है, तो इसका दुगुना होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना रहा होगा? 80 डिग्री रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए दोस्तों, ये 80 डिग्री है ना। ये अगर 55 है, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या बराबर होगी। जब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये 55 है, तो इधर वाला एंगल ये भी तो 55 ही होगा, यानी हम कह सकते हैं ये वाला एंगल 55 है, तो इधर वाला कितना होगा? 80 है टोटल, तो यानी कितना होगा? 10 में 5 घटा लीजिए, 5 और 7 में 5 गए तो यानी 25 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 25 है, तो इधर वाला भी क्या होगा? 25 ही होगा, क्योंकि ये भी तो हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 डिग्री हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा आपको इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, सबसे पहले जैसे प्रश्न बोले ना वैसे आप करिए। सबसे बड़े संभव त्रिकोण का क्षेत्रफल पूछा गया है। अर्धवृत्त जानते हैं ना, सबसे पहले हम अर्धवृत्त एक बना देते हैं। अर्धवृत्त हम आपको पहले बना देते हैं। देखो, अर्धवृत्त हमने इस तरीके से बना लिया है। ये क्या है? हमारा अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के बाद यहाँ पर इसको नाम कर देते हैं, ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है,
ए बी मान लिया। अब क्षेत्रफल बताना है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है ना। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ से ये त्रिज्या इसकी 10 है, ये भी क्या होगी 10 है, यानी त्रिज्या क्या है 10 10 है, ठीक है ना। त्रिज्या उसकी 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर त्रिज्या 10 है तो व्यास तो टोटल 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इस तरीके से मान लो बनाते हैं, सबसे बड़ा संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। देखो तो ये भी देखिए दोस्तों, ये भी तो क्या होगी, ये भी तो त्रिज्या तो होगी ना, क्योंकि देखिए आप अर्धवृत्त बनाएंगे इस तरीके से तो ये भी त्रिज्या जितनी उतनी ये भी होगी, ये सब त्रिज्याएं होती हैं। तो ऊपर वाली त्रिज्या कितनी होगी 10 होगी। अब ये तो पूरा व्यास का काम करेगा। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम कहें बताइए कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार यानी यहाँ 10 10 कितना रखेंगे 20 रखेंगे, ऊंचाई यानी ये वाला त्रिज्या 10 हो जाएगा। बस आपको इसी का सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 100 आएगा, 100 से वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या पूछा गया है, सिंपल प्रश्न है ये भी। लिखा हुआ है आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और बिंदु एक्स और वाई उन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं जिन पर वे स्थित हैं। जेड जो है पी क्यू पर है। त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर पी क्यू आर एस जो ये आपका है ना, ये क्या है आपका, ये आपका आयत है। तो याद रखिएगा आयत है और ये मध्य बिंदु है। अगर किसी आयत के, ऐसे याद रखिएगा, अगर किसी आयत के ये मान लीजिए मध्य बिंदु हो गए, दो भागों में बांट दिया हमने, और इससे अगर हम त्रिभुज का कहेंगे एरिया, ये जो एरिया होता है इसका चौथाई होता है। याद रखिएगा आयत की मध्य भुजाएं हैं, अगर वहां से त्रिभुज बनाया जाता है तो हमेशा उसका चौथाई होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पर आयत जो है पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा अब बटे त्रिभुज का एरिया यानी एक्स वाई जेड। त्रिभुज का एरिया जो है एक्स वाई जेड का जो एरिया होगा इसका क्या होता है चौथाई होता है। अगर ये 4 भाग है तो ये इसका 1 भाग होता है, ठीक है ना, 4/1 सीधे से मतलब ये है। अब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल तो दिया ही क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है, 36 बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड लिखेंगे और बराबर क्या आएगा 4/1। तो अब यहाँ पर 4 एकम 4, 4 नहीं है 36। तो एक्स वाई जेड का पूछा गया था कि क्षेत्रफल कितना होगा, 4 नहीं है 36 सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे लिखा हुआ है पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें पी क्यू बराबर 2 क्यू आर है। टी एक ऐसा बिंदु है जिसकी पी क्यू से कम दूरी √3 क्यू आर है। अगर एम क्यू टी का एक मध्य बिंदु है तो क्यू एम आर का मान क्या होगा। देखो हमें इस एंगल की वैल्यू बताना है, ठीक है ना, क्यू एम आर का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो पी क्यू की लंबाई है क्यू आर का डबल है, यानी यहाँ पर अगर हम क्यू आर 1 मान लेते हैं तो आप कहेंगे पूरी लंबाई कितनी होगी, ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। चलो तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी, ये पूरी लंबाई इसकी 2 हो जाएगी। तो इधर वाली भी 2 हुई होगी, ये वाली इधर 1 होगी, ठीक है ना, इधर वाली भी 2 होगी। अब यहाँ पर देखो ये आधी लंबाई इसकी यहाँ पर लंब है ना, तो आधी हो जाएगी ये 1। अब ये बताइए यहाँ पर बोला है ना टी एक ऐसा बिंदु है जिसकी पी यहाँ पर एन मान लेते हैं, ठीक है ना, टी एन। अब देखो यानी यहाँ पर पी क्यू से कम दूरी, पी क्यू से कम दूरी कितनी है √3 क्यू आर है। यानी टी एक ऐसा बिंदु है, यानी इसी की जो लंबाई है ना क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है क्यू आर का √3 गुना है, क्यू आर तो हमें पता 1 है, यानी इसकी जो लंबाई है √3 है, कितनी है √3 है। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं इस त्रिभुज में। तो √3 और 1 यानी 3 1 4, यानी यहाँ पर इसकी भुजा कितनी आ गई 2। अगर दोस्तों ये 2 है, ध्यान दीजिएगा ये आपका 2 है तो इधर वाला भी 2 ही आएगा, और ये ऑलरेडी हमें 2 पता ही था। तो अब आप कहेंगे ये तो एक हमारा समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये हमारा क्या हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसी त्रिभुज को ले लेते हैं जिसमें से आपका एंगल एम निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है 1 है, ठीक है ना, और ये समबाहु त्रिभुज है, मध्य बिंदु है, तो यानी 2 है तो यानी 1 हो जाएगा, यानी ये पूरी भुजा 2 है ना तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 है ये भी 1 है, यानी दोनों भुजाएं अगर सेम है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो यानी ये वाला कोण आपका कितना आ जाएगा, ये तो पूरा एंगल कितना होगा, ये देखो ये एंगल 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में एंगल 60 डिग्री होता है ना, ये 60 होगा, ठीक है ना। और ये आयत में 90 का होता है,
तो 90 और 60 कितना होगा, 150 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे ये एंगल तो 150 डिग्री हो गया, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज जब बना होता है उसमें एंगल 60-60 के होते हैं। और ये बीच में नीचे आयत भी दिख रहा है, आयत में 90 का होता है, यानी ये तो हो गया हमारा 150। अब यहाँ पर देखो ये मध्य बिंदु होने की वजह से एक ये भी है, एक ये भी है, तो दोनों भुजाएं की लंबाइयां बराबर हैं, उनके सामने कोण भी बराबर होंगे। 150 हमारा हो चुका था, 30 बचा है, 300 यानी अब बराबर बराबर होंगे, यानी 15-15 कितने कितने होंगे, 15-15। तो सिंपल प्रश्न था, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज जिसका आंतरिक कोण 150 डिग्री है, उसकी दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर एक एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 10 है, ये मान लेते हैं 12 है। इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ए बी यानी 12 गुणे 10 और साइन 150। साइन 150 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 12 गुणे 10 120 होता है। साइन 150 कैसे निकालेंगे, साइन 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस 60 क्या होता है, साइन 90 प्लस 60 यानी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे ASTC। 90 प्लस यानी साइन कॉस का पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव होगा, यानी cos 60 होगा। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। सॉल्व कर लीजिएगा, 60 आएगा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एक चक्रीय चतुर्भुज में अगर दो कोण 70 और 180 डिग्री है तो बाकी बचे हुए। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सीधी सी बात है। तो ये वाला कितना रहा होगा, सिंपल सवाल है, 70 है, तो अगला क्या रहा होगा, 110 रहा होगा इसके आमने जस्ट, तभी तो योगफल 180 होगा। इसके सामने 100 रहा होगा, बस 110 100 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा यूपीएससी में पूछा गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर 108 डिग्री है, तो उसका बाहरी कोण कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, जनरली क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन है हमारा, बाहरी कोण आंतरिक कोण के बीच का अंतर दिया गया है। वैसे जनरली देखा जाए, जैसे जैसे हम भुजाओं की संख्या बढ़ाते हैं ना, तो उसमें से आपके जो आंतरिक कोण होता है ना, उसी को थोड़ा सा बड़ा मानिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपने बाहरी कोण देखो, वैसे तो आपको पता होगा बाहरी कोण और आंतरिक कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, ठीक है ना, उनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो हमने मान लिया, अगर आंतरिक कोण मान लेते हैं, आंतरिक कोण अगर हमारा x है और बाहरी कोण मान लेते हैं y है, ठीक है ना, तो इनका योगफल तो हमें पता है, x प्लस वाई का योगफल कितना होता है, आंतरिक और बाह्य का 180 होता है। और यहाँ पर बाह्य और आंतरिक लिखा है ना, तो पहले आंतरिक में बाह्य घटाइएगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा, नहीं तो फिर कर नहीं पाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन में आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले आंतरिक, फिर लिखेंगे बाह्य, ठीक है ना। x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ, 108, बस सॉल्व कर लीजिएगा। x से ये कट गया, यानी 2x बराबर कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर आएगा 8, ठीक है ना, और यहाँ पर 288 आएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 144 डिग्री। ये हमारा x हमने क्या माना था, आंतरिक कोण माना था। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, बाह्य कोण पूछा गया है, तो 180 में से 144 घटा देंगे तो आपका 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आंतरिक बाह्य में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो जनरली वैसे ये ऑप्शन इनको देना ही नहीं चाहिए था, आप निकाल लेते कौन सा होगा, है ना। बट यहाँ पर इस तरीके से जब लिखा हो, ऑप्शन भी डबल मैच करे कौन सा आंतरिक है, तो हमेशा आंतरिक में बाह्य को माइनस करिएगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये जितने भी दोस्तों सवाल बने थे आपके ज्योमेट्री के पूछे गए थे अब तक के यूपीएससी एग्जाम में, वो सारे के सारे प्रश्न हमने एक ही वीडियो पे कवर कर दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी जिसमें दो आसन्न भुजाओं के बीच का कोण 140 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर हम भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180, प्रत्येक भुजा निकालते हैं n से भाग कर देंगे, यही दिया हुआ है 140 डिग्री के बराबर, 0 0 तो काट ही सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको कितना आ जाएगा, चाहो तो और काट लो, 2 नहीं 18, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे आपका आएगा 9n माइनस 9 2 नहीं 18 बराबर 7n। अब यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो 2n बराबर आएगा 18, n बराबर कितना आ जाएगा 9। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है
यहाँ पर आपके 17 प्रश्न ज्योमेट्री में पूछे गए थे, सारे के सारे हमने कवर कर दिया है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, तो आप उसको चाहे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन को भेज सकते हैं 9450403361, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कोई भी प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चन से रिलेटेड आप भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।